Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about fourth BIMSTEC disaster management exercise. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं अबाउट दिस ग्रुपिंग BIMSTEC. It stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. And it's a regional multilateral organization. नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि मेनली जो बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास के देश हैं उन्होंने आपस में मिलकर के ग्रुपिंग बनाई है. तो लिटोरल स्टेट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल एरिया हैव क्रिएटेड दिस रीजनल ग्रुपिंग BIMSTEC. इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें से 5 साउथ एशिया से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका. तो साउथ एशिया से मेनली अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इसमें एक्सक्लूड किया गया है और मालदीव भी बेसिकली. और फिर 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड. सो इन 7 देशों ने मिलकर के BIMSTEC ग्रुपिंग बनाई है. BIMSTEC जब इसको बनाया गया था 1997 में, उस टाइम में इस ग्रुप का नाम था बिस्टेक. बाद में इसको रिस्ट्रक्चर करके बना दिया गया BIMSTEC. इसका हेड क्वार्टर है इन ढाका, बांग्लादेश. इट वॉज क्रिएटेड इन 1997 एज ए रिजल्ट ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन. BIMSTEC की अगर जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इसका मकसद है रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, आपस में रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना एंड ऑल. बट भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो BIMSTEC का 2 स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है इंडिया के लिए. एक, BIMSTEC provides a platform for India to integrate with the countries of South Asia and 2 countries from Southeast Asia also. तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने रीजनल जो कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए. दूसरा उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साउथ एशिया के अंदर जिसमें पाकिस्तान नहीं है. तो सार्क को जब अबैंडन किया भारत ने साल 2014 में, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक करवा रहा था पाकिस्तान. पहले पठानकोट अटैक हुआ, फिर 2016 में फिर से उरी अटैक हुआ. तो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक के कारण जो सार्क समिट होने वाली थी 2016 की, उसको भारत ने अबैंडन कर दिया, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और उसके बाद सार्क समिट तब से हुई ही नहीं है. तो भारत ने सार्क को डंप कर दिया है, अबैंडन कर दिया है. तो नाउ देयर इज नो प्लेटफॉर्म इन साउथ एशिया जहां पे तमाम कंट्रीज साउथ एशिया की एक साथ आकर के कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि सार्क हैज बीन अबैंडन्ड. बट भारत का एक और लक्ष्य है फॉरेन पॉलिसी में, दैट इज टू आइसोलेट पाकिस्तान एट सेवरल ग्लोबल फोरम्स, स्पेशली इन साउथ एशिया. और इसके लिए जरूरी है कि भारत बाकी सारे जो साउथ एशियन देश हैं उनके साथ अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखे, बस पाकिस्तान को उससे बाहर कर दे. तो भारत ने सार्क को अबैंडन कर दिया और अब सार्क के जो पैरेलल प्लेटफॉर्म्स हैं साउथ एशिया में, जैसे उसमें सबसे महत्वपूर्ण आ गया BIMSTEC या SASEC, उसको भारत प्रमोट कर रहा है. तो आप कह सकते हैं कि BIMSTEC सर्व्स स्ट्रैटेजिक helps in attaining strategic goal of India, that is to isolate Pakistan in South Asia, at the same time coordinate with other members of South Asia. इसके लिए BIMSTEC एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है भारत को. तो सार्क को अबैंडन करने के बाद अब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा जहां पे पाकिस्तान बाकी सारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, लेकिन भारत के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है. सो दिस platform like BIMSTEC and SASEC are providing platforms to attain India's goal of isolating Pakistan in South Asia. करंट न्यूज ये है कि भारत ने होस्ट किया 4th BIMSTEC डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज. ये वर्चुअली होस्ट किया भारत ने, भारत की तरफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया. फोकस वाज ऑन साइक्लोन एंड फ्लड प्रिपेयर्डनेस, कि अगर कभी इस एरिया में साइक्लोन आता है या फ्लड की संभावना आती है इन द कोस्टल एरिया, तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे. एंड थीम वाज नेविगेटिंग द फ्यूचर, ब्लू इकोनॉमी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप. पॉइंट इज कि ये न्यूज अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं ताकि BIMSTEC के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को हम लोग समझ
पाए। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है बिम्स्टेक की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज समिट कहाँ हुई, किसने कंडक्ट कराई, बट मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है बिम्स्टेक से रिलेटेड, कि बिम्स्टेक के जो 7 देश हैं उन सबको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि किस एरिया में कोऑपरेशन को प्रमोट कराने के लिए वो देश लीड लेगा। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को काम दिया गया है टू फोकस ऑन द एरियाज ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। तो मेनली बांग्लादेश इज फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग ब्लू इकोनॉमी, मतलब इस बे ऑफ बंगाल एरिया में आपस में ट्रेड होता रहे, जो रिसोर्सेज हैं यहाँ के वो सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट होते रहे। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहा है बांग्लादेश। भूटान काम कर रहा है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे। उसके लिए अंतर्गत जो मेन उसको सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सब सेक्टोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो है माउंटेन इकोनॉमी, मतलब कैसे हिमालयन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइजेशन करना है वो देखेगा भूटान। इंडिया को काम दिया गया सिक्योरिटी का, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम या डिजास्टर मैनेजमेंट या एनर्जी रिलेटेड सिक्योरिटी पे फोकस करेगा इंडिया। म्यांमार फोकस करेगा ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, स्पेशली एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज लाइक फिशरीज एंड लाइव स्टॉक। Thailand will focus on connectivity. Sri Lanka will focus on science and technology, especially technology in the field of health, human resource development. And Nepal will focus on people-to-people contact. तो mainly culture, tourism, poverty alleviation, इन सब पे काम करेगा नेपाल। यूपीएससी ने साल 2025 में जो अभी प्रीलिम्स कंडक्ट कराया गया था उसमें ये प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था बिम्स्टेक से रिलेटेड। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बिम्स्टेक से रिलेटेड यूपीएससी ने मेंस में ये प्रश्न पूछा था साल 2022 में, डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क। अब ऐसा ही स्टेटमेंट था लेकिन आपको इसका मतलब ये निकालना था कि क्या बिम्स्टेक सार्क का एक ऑल्टरनेटिव या पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप हो सकता है। आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिसिमिलैरिटीज क्या है बिम्स्टेक और सार्क के बीच में। तो सिमिलैरिटीज हैं कि साउथ एशिया के ज़्यादातर देश हैं उनमें कोऑपरेशन की बात की जा रही है। डिसिमिलैरिटीज ये है कि इसमें पाकिस्तान नहीं एंड ऑल, ये सब आप लिख सकते हैं। और भारत की फॉरेन पॉलिसी में ये कहाँ तक हेल्पफुल रहेगा, तो मेनली कहाँ हेल्पफुल रहेगा, इट विल हेल्प इंडिया इन अटेनिंग इट्स गोल ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान इन साउथ एशिया। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। चूंकि 10 मार्कर का प्रश्न है, 150 वर्ड से लिखने हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो ज़्यादा ज़्यादा आप मैप बना करके बताने की कोशिश कीजिए कि कौन से देश जो हैं वो बिम्स्टेक में हैं लेकिन साउथ एशिया यानी कि सार्क में नहीं है एंड लाइकवाइज। तो इस तरीके से मैपिंग का इस्तेमाल आप आईआर के आंसर्स में जरूर करें, खासकर जो 10 मार्कर आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया अचीविंग अबाउट 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज रिवाइज किया था, यूएनएफसीसीसी, कैसे उसको रियो अर्थ समिट में फाइनलाइज किया गया। फिर 1994 से उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने लगे। इसका मेन लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कट डाउन करना। और फिर सबसे पहले स्टार्टिंग में लाया गया क्योटो प्रोटोकॉल। आई जस्ट होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस। क्योटो प्रोटोकॉल was based on the concept of common but differentiated responsibility, but many significant countries in field of greenhouse gas emission जैसे कि US pulled out of it and Kyoto Protocol could not attain its desired goal. And then Kyoto Protocol was replaced with Paris Climate Deal. Paris Climate Deal replaced Kyoto Protocol since 2020, but Paris Climate Deal को finalize कर दिया गया था in Conference of Party number 21 itself in year 2015 of United Nations Framework Convention of Climate Change. I hope you are able to recall it. And Paris Climate Deal is not based on binding target on any country. Paris Climate Deal में focus है on intended nationally determined contribution, means every country will make its own commitment regarding cutting down of greenhouse gas emission और फिर उसको वो स्टिक करने की कोशिश करेंगे। और पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत भारत ने जो अपनी आईएनडीसी अनाउंस की उसको कहा जाता है पंचामृत स्ट्रैटेजी, बिकॉज 5 सेट ऑफ गोल्स वेयर अनाउंस्ड बाय इंडिया आज इट्स आईएनडीसी अंडर पेरिस क्लाइमेट डील। दिस पंचामृत स्ट्रैटेजी वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया at conference of party number 26 in the year 2021 at Glasgow. तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 दैट वाज हेल्ड इन ईयर 2021 एट ग्लासगो, वहां पे भारत ने अपनी पंचामृत स्ट्रेटजी अनाउंस की थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था।
तो भारत की 5 सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज कलेक्टिवली नोन एज इंडियाज INDC या पंचामृत वो क्या है एक बार जरा देखते हैं। अचीव टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय द ईयर 2070, साल 2070 तक जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करेगा भारत उतना ही सेक्वेस्टरेट या एब्जॉर्ब भी कर लेगा एटमॉस्फेयर से, यानी कि नेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर in terms of greenhouse gases will be zero from India's side. Non-fossil energy capacity हम इंक्रीज करेंगे अप टू 500 गीगावाट बाय 2030, यानी कि फॉसिल फ्यूल ऑफ जो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जैसे पेट्रोल डीजल कोल, उसके अलावा जो नॉन फॉसिल सोर्सेज हैं जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल, आई एम सो सॉरी, विंड सोलर, थर्मल तो कोल से चलता है ना, तो विंड सोलर न्यूक्लियर बायो एनर्जी, इन सब से हम लोग टोटल 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030 एंड 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स विल बी मेड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030 एंड reduce the total projected carbon emission by 1 billion tons फ्रॉम नाउ ऑन टिल 2030। तो प्रधानमंत्री जी जब साल 2021 में अनाउंस कर रहे थे पंचामृत स्ट्रैटेजी, तो उन्होंने कहा कि अभी से लेकर के साल 2030 तक अगले 9 सालों में जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन करने वाला है भारत एज पर द प्रोजेक्शन, अंदाजा लग जाता है ना प्रोजेक्शन के हिसाब से कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन हम करने वाले हैं, उससे हम लोग 1 बिलियन टन कम इमिशन करेंगे टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। तो उसके लिए हम लोग क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ज़्यादा ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि पेड़ पौधे लगाएंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस को हम लोग वहां से सेक्वेस्टरेट कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। एंड फिफ्थ कमिटमेंट अंडर पंचामृत स्ट्रेटजी इज reduce carbon intensity of Indian economy by less than 45% by the year 2030। कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस पर यूनिट जीडीपी। तो जो भी भारत का ग्रीन हाउस गैस इमिशन था साल 2005 में, उसको अगर हम जीडीपी से डिवाइड करते तो वो हो जाता उस टाइम का कार्बन इंटेंसिटी। अब उस टाइम की जो भी कार्बन इंटेंसिटी थी उससे हम 45% कम कार्बन इंटेंसिटी लेकर के आएंगे बाय 2030, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जीडीपी तो बढ़े बट उस हिसाब से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस ना हो। दैट इज द गोल अंडर रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी, दैट इज द आइडिया ऑफ बिहाइंड रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी कि जीडीपी तो बढ़े, ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी बढ़ेगा ओवरऑल, बट ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट जीडीपी घटेगा। अब करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री, उसने कहा है कि ये जो लक्ष्य है हमारा कि 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वो लगभग लगभग पूरा हो गया है। जैसे हमारा टोटल जो एनर्जी कैपेसिटी है वो है 484 गीगावाट का, उसमें से थर्मल सोर्सेस यानी कि कोल बर्न करके और उससे पावर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लगभग 242 गीगावाट, यानी कि 49.92%। न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं 1.81, लार्ज हाइड्रो यानी कि जो बड़ी बड़ी जो नदियों का पानी रोक करके वहां से हाइड्रो पावर जनरेट किया जाता है, बड़े बड़े डैम्स बना करके, उनको कहा जाता है लार्ज हाइड्रो पावर सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड अनदर अदर सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड, ये सब कलेक्टिवली आ जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी में, उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 38% के आसपास है। तो लार्ज हाइड्रो को भी सरकार ने कैटेगराइज कर दिया है एज रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी में वो लगभग 50% के आसपास आ रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। न्यूक्लियर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरह कैटेगराइज नहीं किया जाता है, उसको नॉन फॉसिल बोल सकते हैं बट रिन्यूएबल नहीं बोल सकते। तो रिन्यूएबल में आता है सोलर, विंड, बायो एनर्जी एंड हाइड्रो। हाइड्रो मतलब नदियों के पानी को या स्ट्रीम्स को रोक करके और उससे जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम उसकी पावर कैपेसिटी होती है तो उसको कहा जाता है स्मॉल हाइड्रो, पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा होती है इसको कहा जाता है लार्ज हाइड्रो। अब लार्ज हाइड्रो इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन। तो अगर ओवरऑल देखा जाए
रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कितने हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो लगभग 48-49% के आसपास हो रहा है। तो इसी कारण से आर्टिकल आया है कि ये जो हमारा लक्ष्य था कि मीट 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030, वो लगभग पूरा हो गया है। नॉट 2030, बट इंडिया हैज डन इट इन 2025 itself, 5 years ahead of our schedule. 50% of our power capacity is coming from clean non-fossil sources, especially renewable energy resources. तो आई होप आपको बात समझ आ रही है। नॉन फॉसिल में तो न्यूक्लियर भी आ जाएगा, लार्ज हाइड्रो भी आ जाएगा, बाकी तमाम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आ जाएंगे। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में ये दोनों आएंगे। स्पेशली पहले रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर, विंड, बायो एनर्जी ये सब होता था, अब लार्ज हाइड्रो को भी जोड़ दिया गया है। तो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे देश में पावर जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लगभग 48 से लेकर के 49% के आसपास है। सो विच इज अबाउट 50%, आप कह सकते हैं मोटा मोटा। तो हमारा जो ये तीसरा लक्ष्य है पंचामृत स्ट्रेटजी के अंदर कि 50% ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इज ऑलमोस्ट अचीव्ड। यही आया है इस न्यूज आर्टिकल में। तो लेट अस सी डिफरेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट नॉन फॉसिल पावर जनरेशन इन आवर कंट्री। फॉसिल सोर्सेज के अलावा, यानी कि कोल, पेट्रोल, डीजल के अलावा जो बाकी अदर सोर्सेज हैं जनरेट करने की एनर्जी, वो प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसके अंतर्गत लक्ष्य ये रखा गया है कि 1 करोड़ परिवारों के हाउस होल्ड्स के छतों पे इस तरह के सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, और जो भी परिवार इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट करेगा अंदर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी हर महीने। और उसके लिए एक अलग से सब कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम चलाया गया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस स्कीम के अंतर्गत जिन परिवारों के छतों के ऊपर सोलर पैनल्स लगेंगे उनको 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी अंडर ए सब कंपोनेंट ऑफ दिस स्कीम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके अलावा पीएम कुसुम स्कीम के अंतर्गत सोलर पंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ताकि फार्मर्स उसका इस्तेमाल करके खेतों में इरिगेशन के लिए और बाकी तमाम एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करें सोलर पंप्स का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस लेकर के आया भारत की इनिशिएटिव है, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के बीच में कोऑपरेशन डेवलप किया जा रहा है टू हार्नेस सोलर एनर्जी इन मोर एफिशिएंट मैनर। विंड एनर्जी के लिए ऑफशोर विंड पॉलिसी लाया गया है, जिसमें मेनली कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल स्टेट्स जैसे गुजरात एंड तमिलनाडु, वहां पे विंड एनर्जी को ज्यादा बेहतर तरीके से हार्नेस करने पे फोकस किया जा रहा है। और विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए साथ ही साथ सोलर एनर्जी को, दोनों को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई है नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी दोनों का पोटेंशियल काफी हाई है, दोनों को हार्नेस होने का। कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे दिन के टाइम में सोलर एनर्जी अच्छी खासी वहां पे हार्नेस होती है, और रात के टाइम में चूंकि हवाएं अच्छे चलती हैं तो विंड एनर्जी को अच्छे से हार्नेस किया जा सकता है। ये मेनली जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे गुजरात या तमिलनाडु, वहां पे हाइब्रिड सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। भारत का जो पहला हाइब्रिड सोलर विंड प्रोजेक्ट लगाया गया वो लगाया गया बाई अदानी ग्रुप इन जैसलमेर, राजस्थान। उसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने एक मेजर इनिशिएटिव लिया। साल 2019 में अंडर हाइड्रो पावर पॉलिसी भारत सरकार ने अनाउंस किया कि फिर लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज़्यादा होती है, उनको भी भारत सरकार ने कैटेगराइज कर दिया एज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। मैंने आपको बार बार कहा था ना कि नाउ लार्ज हाइड्रो पावर जिनकी कैपेसिटी 25 मेगावाट से ज़्यादा है, उनको भी अब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत कैटेगराइज कर दिया गया है। तो तमाम जो बेनिफिट मिलते हैं किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट को, वो अब लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बड़ी सी नदी पे डैम बन रहा है और वहां से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला है तो उसको कहा जाता है लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नाउ दैट प्रोजेक्ट विल आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड दैट विल अवेल बेनिफिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे कि उसके लिए ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह रिलीज किए जाएंगे। तो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में एक सबसे मेजर इनिशिएटिव क्या लिया है कि इवन लार्ज हाइड्रो हैज बीन कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, दो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल,
बट इट इज कंसिडर्ड एज नॉन फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के भी टारगेट रखा है भारत सरकार ने, जो करेंटली बजट रखा गया था उसमें साल 2025-26 में, कि साल 2047 तक, जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक अब लक्ष्य है हमारा कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। करेंटली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लगभग 7 से 8 गीगावाट, और साल 2047 तक लक्ष्य है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना। उसके बाद सेकेंड जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आ रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम इन तमिलनाडु। आई जस्ट होप कि आपको साइंस एंड टेक से वो वाली बात याद होगी, इंडियाज 3 जनरेशन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो डेवलप किया था, जिस आइडिया को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब ने, कि जो पहला स्टेज होगा उसमें प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर्स इस्तेमाल होंगे, फिर सेकेंड वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा, और तीसरा होगा थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। आई जस्ट होप कि आपको याद आ रही हैं इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लान डेवलप्ड बाय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। तो 3 स्टेज में तो पहला वाला तो बेसिक है, प्रेशराइज हेवी वाटर, जिसमें हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, और सेकेंड वाला जो उसको कहा गया फास्ट ब्रीडर, जिसमें हम लोग प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के दौरान मैंने रिवाइज करवाया था। मैं यहाँ जो आज पीडीएफ अपलोड करूंगा वहाँ पे ये ब्रैकेट में वो डेट भी लिख दूंगा जिस डेट को हमने प्रीलिम्स में 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लान डिस्कस किया था। साथ ही साथ भारत ने कई सारे महत्वपूर्ण देशों के साथ, यूएस, रसिया, फ्रांस के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि ये देश भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को रैंप अप करने में सपोर्ट करें। हाल फिलहाल में इंडिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन इंडिया इन एसोसिएशन विथ यूएस। यूएस की कंपनी होल्टेक के एसोसिएशन में। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज इन साइज, उनकी कैपेसिटी 700 मेगावाट से ज़्यादा होती है। इसी कारण से इनको शहरों से काफ़ी दूर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनको कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, इनिशियल कॉस्ट, एंड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर या एक्सीडेंट, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो काफ़ी कैटेस्ट्रॉफिक हो सकते हैं इन केस ऑफ लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव निकाला गया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मेगावाट ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, चूंकि उनका साइज छोटा है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है, डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी सेफ हैं। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता तो उस केस में डैमेजेस या कॉन्सिक्वेंसेस इतने खराब नहीं होंगे। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भारत में बनाने को एक्सप्लोर कर रही है भारत सरकार इन एसोसिएशन विथ ए यूएस बेस्ड कंपनी जिसका नाम है हॉल्टेक। तो ये सब है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए लक्ष्य एज वेल एज डिफरेंट इनिशिएटिव्स। बायो एनर्जी मतलब जो बायोमास है उससे एनर्जी रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने को कहा जाता है बायो एनर्जी इनिशिएटिव। उसमें आपको मैंने 2-3 दिनों पहले बताया था कि नुमालीगढ़ असम में लाया जा रहा है सेकेंड जनरेशनल इथेनॉल पावर प्लांट। भारत सरकार लेकर के आई है बायो E3 पॉलिसी, जिसके अंतर्गत इंजाइम्स बनाए जाएंगे विच विल हेल्प इन कन्वर्टिंग बायोमास इनटू बायो एनर्जी। तो इंजाइम्स क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं विच विल हेल्प इन फास्ट कन्वर्जन ऑफ बायोमास इनटू बायो एनर्जी लाइक एथेनॉल एंड ऑल। एक और इनिशिएटिव है सतत इनिशिएटिव which focuses on promoting CBG compressed biogas from waste and biomasses। तो ये तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बायो एनर्जी प्रमोट करने के लिए। तो आपसे अगर कोई पूछे, सवाल आए ऐसा अगर कि नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिलेटेड भारत का लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है 500 गीगावाट प्रोड्यूस करें बाय 2030, लगभग 50% हम प्रोड्यूस करें फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपको ये भी बताना होगा कि ऑल नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। न्यूक्लियर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फॉसिल, येट इट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल। लार्ज हाइड्रो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी हैज बीन कैटेगराइज्ड एज रिन्यूएबल। आपको ये भी मोटे मोटे इनिशिएटिव्स याद रखने हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए या ओवरऑल नॉन फॉसिल एनर्जी रिसोर्सेस को हार्नेस करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायो एनर्जी इनिशिएटिव्स।
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पंचामृत स्ट्रैटेजी पे एपीएससी ने साल 2022 में यह प्रश्न पूछा था कि क्या है पंचामृत स्ट्रैटेजी और उसको अटेन करने के लिए आसाम में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसका अनाउंसमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट अनाउंसमेंट के दौरान ही किया था कि हम लोग ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर ऑफ आवर कंट्री। तो अब ये जो अनाउंसमेंट बजट के दौरान हुआ था, उस स्कीम को फाइनली अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। दैट इज द न्यूज। इस प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत भारत के 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। द 100 districts, agricultural districts will be identified on the basis of 3 key indicators: low productivity, low cropping intensity and less credit disbursement। ये 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पे, जहां पे जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फसलों की उपज जो है ईल्ड कम होती है, पर यूनिट एरिया जो है वहां पे क्रॉप इंटेंसिटी भी कम होता है, या साल में एक से ज़्यादा फसल नहीं लगा पाते टोटल, यानी कि ओवरऑल क्रॉप इंटेंसिटी भी कम है, जमीनों की प्रोडक्टिविटी या ईल्ड भी कम है, और वहाँ पे फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम नहीं है, जैसे ग्रामीण बैंक वगैरह नहीं है जो फार्मर्स को ईजिली क्रेडिट अवेलेबल करा पाए इन फॉर्मल मैनर। तो फार्मर्स को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो दे हैव टू रिलाई ऑन इनफॉर्मल लेंडर, जैसे कि साहूकार एंड जमींदार, जो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स पे लोन देते हैं। तो ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, हु आर बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। उनको ऐसे 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहां पे फिर ये 3 एरियाज पे काम किया जाएगा ताकि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े, क्रॉप इंटेंसिटी भी बढ़े और फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम भी आए। इसके लिए पहले से चल रहे तमाम स्कीम्स को कन्वर्ट किया जाएगा। 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स रन बाय 11 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट यूनियन लेवल एंड सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स विल बी मर्ज्ड in order to implement this scheme प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत, जो अगले 6 साल तक खर्च किए जाएंगे, साल 2025-26 से लेकर के साल 2031-32 तक। फोकस है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना। ऑफ कोर्स इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को भी और इंकरेज किया जाएगा कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आए। आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का स्पेशल फंड बनाया भारत सरकार ने, जिसके मदद से प्राइवेट सेक्टर्स को लोन दिया जाएगा ताकि वो रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, जैसे कि लॉजिस्टिक्स या स्टोरेज, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह बनाए। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, और उम्मीद है कि देश के 1.7 करोड़ फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हाइड्रोकार्बन रिजर्व इन नामरूप, एंड वी विल आल्सो बी लुकिंग एट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन रिलेटेड पॉलिसी, जिसका नाम है हेल्प, और उसी के अंतर्गत एक और पॉलिसी है OALP, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये सब देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी प्लस जीएस पेपर 5 असम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो करंट न्यूज ये है कि हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स यानी कि क्रूड ऑयल एंड गैसेस मिले हैं इन नामरूप बोरहाट 1 वेल ऑफ असम विच इज लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो नामरूप बोरहाट 1 वेल जो है, कुआं जो है, वहां से हमें कुछ हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स होने का इंडिकेशन मिला है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब एग्जैक्ट अभी तक एस्टिमेट नहीं किया जा सका है कि एग्जैक्टली वहां पे कितना क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस हो सकता है, बट कुछ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है, इसकी इंडिकेशन मिली है, बट एग्जैक्ट क्वांटिफिकेशन हैज नॉट बीन डन सो फार। अब ये जो डिस्कवरी है इस ऑयल वेल की, इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया है इन एसोसिएशन विथ 2 अदर पार्टनर कंपनीज या कंसोर्शियम ऑफ 2 अदर कंपनीज, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड असम हाइड्रोकार्बन एंड एनर्जी कंपनी लिमिटेड।
अब इन दोनों कंपनियों में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड असम हाइड्रोकार्बन एनर्जी कंपनी लिमिटेड, दोनों में ही असम सरकार का स्टेक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम सरकार का 26% स्टेक है। असम हाइड्रोकार्बन एनर्जी कंपनी लिमिटेड में असम सरकार का 100% स्टेक है। अब ये तीन कंपनियों ने मिलकर के एक्सप्लोर किया है इस वेल को, हाइड्रोकार्बन रिजर्व वेल को। तो अब ये तीनों कंपनियां मिलकर के एक्सट्रैक्ट करेंगी, और इनमें से दो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें असम सरकार का शेयर है, यानी कि असम सरकार द्वारा मैनेज की गई कंपनियां हैं। तो अब इससे ये बात तय हो गई कि असम सरकार थ्रू इट्स टू कंपनीज is going to extract crude oil and natural gas, and this makes Assam government first state government across the country to become oil producer. This discovery will make Assam government first state government across the country to extract oil. That makes it direct oil producer, क्योंकि असम सरकार की ये दो कंपनियां हैं और इन तीन कंपनियों ने मिल करके ऑयल वेल ढूंढा है। तो अब इन दो कंपनियों को भी कुछ ना कुछ तो शेयर मिलेगा इस पर्टिकुलर ऑयल एक्सट्रैक्शन में। तो एक तरीके से असम सरकार हैज बिकम फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू बी डायरेक्ट ऑयल प्रोड्यूसर। असम सरकार को ओवरऑल अर्निंग में भी फायदा मिलेगा, बिकॉज रेवेन्यू भी आएगा। जब ऑयल प्रोड्यूस होगा तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, प्लस जो ऑयल इंडिया कंपनी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उससे रॉयल्टी चार्जेस मिलेगा। भाई जब एक सरकार अपने एरिया की जमीन या किसी रिसोर्स किसी दूसरे कंपनी को देती है वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसकी सरकार को मिलता है रॉयल्टी। तो आसाम सरकार को ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन भी मिलेगा थ्रू इट्स टू कंपनीज, एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड से रॉयल्टी भी मिलेगा। तो ओवरऑल इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन आसाम गवर्नमेंट्स एक्सचेकर। तो ये सब पॉजिटिव चीजें देखी जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्कवरी ऑफ दिस न्यू हाइड्रोकार्बन वेल इन नामरूप बोरहाट इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो डिस्कवरी हुई है हाइड्रोकार्बन ब्लॉक की, इट हैज बीन डन अंडर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प, और उसके अंतर्गत हेल्प के अंतर्गत जो एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है OALP, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसी के अंतर्गत ये हाइड्रोकार्बन वेल को एक्सप्लोर किया गया है। तो थोड़ा समझते हैं कि क्या है हेल्प, क्या है OALP। देखिए, हेल्प stands for Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy. This policy was adopted in the year 2016. इस पॉलिसी के अंतर्गत ही अब हमारे देश के अंदर तमाम हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाता है और वहां से ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस पॉलिसी को लाया गया साल 2016 में, एंड इट रिप्लेस्ड द एग्जिस्टिंग पॉलिसी इन दिस डायरेक्शन जिसका नाम था नेल्प, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो याद रखने के लिए मैं बस कह रहा हूं कि नेल्प, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, अब ओल्ड हो गया है। न्यू हैज बिकम ओल्ड एंड नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड विथ हेल्प सिंस 2016। तो नेल्प में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिस कारण से इसको रिप्लेस करके हेल्प लाया गया है, वो जरा देखते हैं साल 2016 से। सबसे पहली बात तो है हेल्प के अंदर यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग की। क्या होता था नेल्प में कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कि इस हाइड्रोकार्बन वेल में यहाँ पे क्रूड ऑयल भी है, नीचे में नेचुरल गैस भी है। तो पहले क्या होता था अंडर नेल्प कि क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे कंपनी को दिया जाता था, जबकि नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दिया जाता था। तो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। But now under HELP, a uniform licensing system has been brought, which covers all hydrocarbons that could be extracted from a particular area, oil and gas, oil and natural gas, जो भी है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो मिल करके साथ आए हैं, जैसे इस केस में ऑयल इंडिया लिमिटेड, NRL एंड AHECL साथ आ रहे हैं। तो इन कंसोर्शियम को दे दिया जाएगा पूरा एरिया टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऐसा नहीं कि ऑयल एक्सट्रैक्ट कोई और कंपनी करेगी, नेचुरल गैस कोई और कंपनी करेगी। उससे क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाने में काफी प्रॉब्लम होती थी। अननेसेसरी द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन वुड बिकम हाइयर। अब हेल्प जो पॉलिसी लाई गई है साल 2016 में, उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग। शॉर्ट में कहें तो ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP। क्या है OALP अंडर हेल्प, वो समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था अंडर नेल्प कि जब भारत सरकार अनाउंस करेगी कि वी आर अलाउिंग ऑयल एक्सट्रैक्टिंग या एक्सप्लोरिंग कंपनीज टू एक्सप्लोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, क्या होता है
जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वहीं पे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के मिलने की संभावना होती है। तो भारत सरकार को मोटा मोटा पता है कि कहाँ कहाँ पे क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस मिल सकता है। अब भारत सरकार जब टेंडरिंग अनाउंस करती थी कि हम लोग अलाउ कर रहे हैं ऑयल एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनियों की कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एक्सप्लोरेशन करे और बताए कि यहाँ पे कहाँ पे नेचुरल गैस या ऑयल मिल सकता है, तो तभी जाकर के कंपनियां जो है वहां पे एक्सप्लोरेशन कर सकती थी। तो पॉइंट ये है कि 2016 से पहले जो पॉलिसी थी नेल्प, उसके अंतर्गत ऑयल एक्सप्लोर करने वाली कंपनियां, एक्सट्रैक्ट करने वाली कंपनियां तभी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ऑयल एक्सप्लोर या एक्सट्रैक्ट कर सकती थी जब उस पर्टिकुलर एरिया का टेंडर निकलता था तो। बट साल 2016 में नेल्प को रिप्लेस करके लाया गया हेल्प, और हेल्प के अंदर अडॉप्ट किया गया है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसके अंतर्गत क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया का मान लीजिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकाला है, लेकिन कोई एक ऑयल एक्सट्रैक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी जाकर के उस एरिया का मैपिंग कर सकती है, और मैपिंग करने के बाद वो गवर्नमेंट को बिड सबमिट कर सकती है कि हमारे हिसाब से यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है और हम इस एरिया से एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दें इस एरिया से एक्सट्रैक्शन करने का। अब जिस कंपनी ने भी ये बिड सबमिट किया है कि हमारे हिसाब से यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस है और यहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, उसको सीधा सीधा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता है। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री ने इस पर्टिकुलर एरिया पे क्लेम किया कि हमें लगता है इस एरिया का बिडिंग के लिए सरकार ने प्रपोजल मांगा भी नहीं था। नेल्प में जब तक प्रपोजल नहीं मांगते तब तक आप बिड सबमिट नहीं कर सकते थे, हेल्प में आप कर सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने इस पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करके और बिड सबमिट कर दिया रिलायंस पेट्रोकेमिकल ने कि हमको लगता है कि इस एरिया में क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है और हम इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब सरकार सीधा सीधा रिलायंस इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी, सरकार अब टेंडर निकालेगी कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन कौन टेंडर भरना चाहता है कि यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस मिल सकता है और कौन कौन उस टेंडर में बिडिंग करना चाहेगा। अब रिलायंस भी अपना बिड सबमिट करेगा, आईओसीएल भी करेगा, ओएनजीसी भी करेगा, ब्रिटिश पेट्रोलियम भी करेगा, और जिसका बिड सबसे अच्छा लगेगा सरकार को, सरकार उसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी। तो ऐसा नहीं कि जिसने पहली बार सर्वे किया है और प्रपोजल सबमिट किया है कि यहाँ पे ऑयल नेचुरल गैस हो सकता है उसी को सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट दे देगी सरकार। नो, आप प्रपोजल दीजिए, उसके बाद फिर से ओपन टेंडर होगा जहां पे सारे कंपनियां अपना अपना बिड सबमिट करेंगे और जिसका बेस्ट बिड होगा उसी को मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट। इसी को प्रोसेस को कहा जाता है स्विस चैलेंज, जहां पे वन पर्टिकुलर कंपनी कैन कम अप विद अ प्रोजेक्ट ऑन इट्स ओन कि सर हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उस कंपनी को सीधा सीधा वो प्रोजेक्ट नहीं दे देगी। कंपनी वो लेकर के आई थी प्रोजेक्ट कि सर हम ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बट सरकार सीधा सीधा उस कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं दे देगी। सरकार अब फिर तमाम लोगों से बिड मांगेगी जो उस फील्ड में काम कर रही हैं कंपनियां, और जो बेस्ट बिड देगा उसी को मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज नोन एज स्विस चैलेंज। वन पर्टिकुलर कंटेंडर कम्स टू द फ्रंट and make a proposal for a particular project in a particular area, but then for that particular project in that particular area government invites contract from other similar kinds of companies या bidders, और जिसका बेस्ट बिड रहता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो हेल्प पॉलिसी साल 2016 से जो लाई गई है उसमें लाया गया है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट, जहां पे अगर एक पर्टिकुलर एरिया ओपन है भी नहीं फॉर एक्सप्लोरेशन, येट an oil exploration and mining company can go and do mapping there, and once mapping is done then it can submit a project proposal to the government, and proposal के बाद सरकार invite करेगी bid from other companies and then best bidder will be getting the contract। Swiss proposal या Swiss challenge। अब हेल्प के अंदर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी है। देखिए नेल्प जो साल 2016 से पहले तक था उसमें था प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल कि एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को मान लीजिए सरकार ने दे दिया कि इस पर्टिकुलर एरिया से आप ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कीजिए। अब वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मान लीजिए नेचुरल गैस किसी और को मिला है, ऑयल किसी और को मिला है, तो वो भी प्रॉब्लम था, पहले यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग भी नहीं थी। तो मान लीजिए कि यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला रिलायंस इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से, लेकिन नेल्प जो साल 2016 से पहले था उसमें था प्रॉफिट शेयरिंग कि जब प्रॉफिट होगा तभी सरकार को उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। अब जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था वो कंपनी अपना इतना सारा खर्चा दिखा देती थी कि ओवरऑल प्रॉफिट जनरली वो होने ही नहीं देते थे। व्हाट इज प्रॉफिट? बेसिकली रेवेन्यू होता है जितना आपने सामान एक्सट्रैक्ट किया
उसको जब बेचेंगे बाजार में तो उससे जो पैसा आएगा वो होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो भी क्रूड ऑयल निकल करके आए उसको आप बाजार में बेचेंगे तो उससे जो भी इनकम आएगा दैट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम डे वन। बट रेवेन्यू में से जब हम अपने खर्चों को घटा देते हैं तो जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। तो कोई जरूरी नहीं है कि डे वन से प्रॉफिट आए ही, प्रॉफिट आने में बहुत समय लग जाता है। बहुत बार कई सारी कंपनियों को प्रॉफिट आता भी नहीं है क्योंकि उनके एक्सपेंडिचर हमेशा ही ज्यादा रहते हैं रेवेन्यू से। अब नेल्प में साल 2016 से पहले जो पॉलिसी थी नेल्प, उसमें था प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, यानी कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार के साथ वो शेयर करेगी। अब कंपनी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा बढ़ा करके दिखाती थी और कभी प्रॉफिट होने ही नहीं देती थी और इसके कारण कभी भी वो प्रॉफिट शेयरिंग मोड में आते भी नहीं थे। अब हेल्प में सरकार लेकर के आई है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल कि पहले दिन से जो तेल एक्सट्रैक्ट होगा उसको बेचेंगे, उससे जो रेवेन्यू आएगा उसका कुछ हिस्सा हम आपस में शेयर करेंगे। तो दैट इज द बेनिफिट इन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो रेवेन्यू शेयरिंग में भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधा सीधा फ्रंट पहले दिन से इनकम का फायदा या सोर्स मिल जाता है। साथ ही साथ प्राइसिंग ऑफ द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्टेड इन दिस प्रोसेस अंडर हेल्प विल बी डिसाइडेड ऑन द मार्केट फोर्सेस। तो यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। प्राइसिंग ऑफ द क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड अंडर हेल्प पॉलिसी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई। तो मुद्दा यह है कि हेल्प पॉलिसी के अंतर्गत इन तीन कंपनियों ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग अप्रोच लिया, इस पर्टिकुलर ऑयल वेल को एक्सप्लोर किया, ढूंढा। उसके बाद स्विस चैलेंज को भी फेस करते हुए इन तीनों कंपनियों को अब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। नामरूप बोरहाट एरिया से जो ऑयल वेल मिला है उससे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का एग्जैक्टली कितना क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है अभी वो एस्टिमेट नहीं हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तीन में से दो कंपनियां असम सरकार की हैं जिसमें से असम सरकार के शेयर्स हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि असम सरकार बिकम्स द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री टू गेट इनटू ऑयल एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस व्हाट इज हेल्प एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ इट्स सक्सेस फ्रॉम आसाम। तो हेल्प पॉलिसी के सारे पॉजिटिव बातें बता दीजिएगा और उसके बाद बता दीजिएगा कि इसकी अच्छी बातें ये हैं। कब लाया गया? साल 2016 में लाया गया। यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस दोनों के लिए। ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी है, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, मार्केटिंग में फ्रीडम है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट चूंकि पहले दिन से रेवेन्यू शेयरिंग में आ रही है इसीलिए रॉयल्टी कम चार्ज करती है। रेवेन्यू शेयरिंग में है पहले दिन से, रॉयल्टी इज लेस जनरली एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज अंडर नेल्प। और सक्सेसफुल एग्जांपल है बता दीजिए, नामरू बोरहाट ऑयल वेल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है जिससे असम सरकार के रेवेन्यू को फायदा होगा, प्लस असम सरकार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू बी डायरेक्ट ऑयल प्रोड्यूसर। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न था इसमें ये ओनली वर्ड के कारण सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सी बॉक्स जो सिंपल था, सेक्सुअल हरासमेंट और वर्क प्लेस को कंपेयर करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।